प्रकाश के बारे में देखिए और कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। सुनो। तो आपको कोई पूछे कि सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश, सबसे पहले एक तो इसमें याद रखना है प्राइमरी कलर्स। प्राथमिक रंग, ध्यान रखना प्राथमिक रंग कितने हैं आपके पास? 3 हैं। कौन कौन से? रेड, ब्लू और ग्रीन। आपको पूछेगा प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे रेड, ब्लू और ग्रीन। तीनों मिक्स होकर क्या कलर बनाते हैं? वाइट रंग बनाते हैं। ऐसे ही आपको पूछेगा सेकेंडरी कलर्स, द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग याद रखने 3, CMY। सी से सियान, मैजेंटा और येलो। ये होते हैं सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। तीसरी बात, सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण है। वो 7 रंग कौन कौन से हैं? बोलो। तो आपने ऐसा पढ़ा होगा VIBGYOR, सुना है ऐसा? ये 7 रंगों का मिश्रण है। इसको हिंदी में क्या बोलते थे? पे नी आ पी ना ला, सुना है? पहली बात तो देखो, ये जो आ है ना, इसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। ये सही नहीं है हिंदी में जो आप पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि ब्लू का मतलब यहाँ आसमानी है, जबकि ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला होता है। तो ये आ जो है ना, ये गलत है। इसकी वजह से इसको चेंज कर दिया। आजकल बोलते हैं बे जा नी पी ना ला, ठीक है। वोयलेट का मतलब बैंगनी, इंडिगो का मतलब जामुनी, ब्लू का मतलब नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज का मतलब नारंगी, रेड का मतलब लाल। तो ये 7 रंगों का मिश्रण होता है आपका वाइट लाइट, ठीक है। लिखो, पहले इतनी बात लिखो।
कर लिया वो भी? जल्दी लिखो। कलर का नाम है, जैसे रानी कलर होता है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता, वैसे ही सियान कलर है। लिख लिया? चलिए, क्या हुआ? इतनी देर तो हो गई लिखे हुए। फोटो खींच लो, तुम बाद में लिख लेना। अभी दो चार और आएंगे, फिर वो कहेंगे सर 2 मिनट और रुक लो। चलो आगे समझो। अब आपको कोई कलर दिखता है तो क्यों दिखता है वो पूछते हैं। तो आपको कलर क्यों दिखता है उसका कारण सुनो, आएगी, आप सही से सुनोगे तो आ जाएगी। सुनो, कोई भी कलर दिखता है 7 कलर में से, विबग्योर जो आपने बोला है, तो कोई भी कलर दिखता है तो क्यों दिखता है, उसके पीछे का कारण क्या है, सुनना ढंग से। जैसे वाइट लाइट मेरी शर्ट पे गिर रही है, तो वाइट लाइट में कितने कलर हैं? 7 कलर हैं। अब 7 कलर में से इस कपड़े का गुण है कि ये 6 को तो एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, और सपोज ये एक कलर को परावर्तित कर रहा है, यानी एक कलर का रिफ्लेक्शन कर रहा है। तो आपकी आंख तक वो 6 पहुँचे या एक? एक पहुँचा। जो ये कपड़ा क्या कर रहा है? परावर्तित कर रहा है। तो ये जो परावर्तित कर रहा है वही कलर आपको क्या करेगा? दिखाई देगा। तो सपोज अगर ये 6 में से 7 में से 6 को अवशोषित कर रहा है और रेड को परावर्तित कर रहा है, तो आपको कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा। ग्रीन का करेगा तो ग्रीन दिखेगा, येलो का करेगा तो येलो दिखेगा, ब्लू का करेगा तो ब्लू का दिखेगा। 2 कलर दिख रहे हैं तो मतलब 2 कलर का परावर्तन कर रहा है, 3 दिख रहे हैं तो 3 का परावर्तन कर रहा है। तो सिंपल सा बेसिक पॉइंट ये है कि जिस कलर का क्या होता है? परावर्तन, वही कलर हमें दिखाई देता है। पहली बात समझ में आ गई? तो ये 7 कलर कब दिखेंगे? इनमें से जिसका परावर्तन होगा वही कलर हमें दिखाई देगा। ठीक है? आवाज तेज ही है, ठीक है? वो गला थोड़ी सा खराब है, इसलिए आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी। आप अच्छे से सुनोगे ना तो समझ में आ जाएगा। लिख तो मैं रही हूँ सारा बोर्ड पे, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये 7 कलर कब दिखेंगे? जब इनका क्या होगा? परावर्तन होगा। तो लिखो पहला पॉइंट, जिस रंग का जिस रंग का जिस रंग का परावर्तन होता है, जिस रंग का परावर्तन होता है वही रंग हमें दिखाई देता है। जिस रंग का परावर्तन होता है वही रंग हमें दिखाई देता है। ठीक है? तो आपको अपनी क्लास में इतने सारे रंग नज़र आ रहे हैं, वो किस वजह से? क्योंकि हर कपड़े का अलग अलग गुण है। हर कपड़े का अलग अलग गुण है। तो किसी का कपड़ा येलो का परावर्तन कर रहा है तो येलो दिख रहा है, रेड का कर रहा है तो रेड दिख रहा है, ब्लू का कर रहा है तो ब्लू दिख रहा है। ठीक है? तो ये 7 कलर कब दिखेंगे, समझ में आ गया? जब जिसका क्या हो जाए? परावर्तन हो जाए। तो फिर हमारे दिमाग में आता है, मैं तो ब्लैक और वाइट भी दिखता है, क्या वो कलर नहीं है? अरे नहीं है क्या? नहीं है नालायकों। अगर वो होता तो वो भी लिख देते, अपन 9 कलर बोलते। वो कलर नहीं होते, वो केवल रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन की वजह से दिखाई देते हैं। वो केवल इफेक्ट की वजह से दिखाई देते हैं। कैसे? वाइट लाइट मेरे पे गिर रही है, इस बार मैंने ऐसा शर्ट पहना है, ऐसा कपड़ा पहना है कि वो किसी रंग का अवशोषण नहीं कर रहा, सभी रंगों का क्या कर रहा है? परावर्तन। तो आपकी आंख तक कितने रंग पहुंच रहे हैं? 7। और सातों मिक्स होके क्या बनाते हैं? वाइट। अभी तो लिखा आपने कि वाइट लाइट कितने रंगों से बनी है? 7। तो सातों के रंग आपकी आंख तक पहुंचेंगे तो आपको सातों मिक्स होके कैसे दिखेंगे? वाइट दिखेंगे। तो वाइट कोई कलर थोड़ी है, वाइट तो ये बता रही है सभी रंगों का क्या हो गया? क्या हुआ? परावर्तन। तो ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, यदि वस्तु सभी रंगों का क्या कर दे?
परावर्तन कर दे तो कैसी दिखाई देती है? सफ़ेद। क्लियर? तो ब्लैक इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर वो सभी रंगों का क्या कर ले, तो अगर इस शर्ट ने सभी रंगों का अवशोषण कर लिया तो कोई भी रंग निकलेगा ही नहीं। कोई रंग नहीं निकला मतलब कोई लाइट नहीं निकली, और जब आपकी आंख तक कोई लाइट पहुंचे नहीं तो वहाँ पर क्या है, कोई लाइट नहीं है, यानी डार्क है। और डार्क को अपन क्या कहते हैं? काला। तो काला कोई कलर नहीं होता, काला बताता है एब्सेंस ऑफ लाइट, कि वहाँ कोई लाइट ही नहीं है, इसलिए वहाँ कोई कलर भी नहीं है। तो काला तब दिखता है जब सभी रंगों का क्या हो जाए? अवशोषण। और वाइट तब दिखता है जब सभी का क्या हो जाए? परावर्तन। ये दो क्वेश्चन खूब बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए कहा जाता है कि सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? सर्दियों में ब्लैक पहनना पसंद करते हैं और गर्मियों में वाइट पसंद करते हैं। कारण गर्मी में अगर आप ब्लैक पहनोगे तो ब्लैक तो सारे को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सारी रेडिएशन अंदर रहेगी, तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। वाइट पहन के निकले हो तो वाइट सभी का परावर्तन कर देगा, सारी रेडिएशन निकल जाएगी, तो गर्मी कम लगेगी। कारण समझ में आ गया? इसलिए खाना बनाने वाले बर्तन नीचे से कैसे बनाए जाते हैं? काले, ताकि जल्दी क्या हो जाए? गर्म, सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। कारण समझ में आया? इसलिए छत पे अगर पानी की टंकी रखी है और काली है तो बहुत जल्दी पानी गर्म हो जाता है। वाइट टंकियाँ रखते हैं बहुत सारे लोग ताकि पानी कम गर्म हो, धीरे गर्म हो। समझ आ गई? लिखो। यदि कोई वस्तु सभी रंगों का परावर्तन कर दे, सभी रंगों का परावर्तन कर दे, तो वह दिखाई देगी, तो वह दिखाई देगी कैसी? वाइट। ठीक है, उल्टा करके लिख लो। यदि वस्तु सभी रंगों का अवशोषण कर ले, सभी रंगों का अवशोषण कर ले यानी एब्जॉर्प्शन कर ले, तो वह दिखाई देगी कैसी? कैसी? ब्लैक दिखाई देगी। लिखा? अतः अगली लाइन में लिखो। अतः गर्मियों में सफ़ेद कपड़े जबकि सर्दियों में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? काले कपड़े पहने जाते हैं। एक और लाइन लिखो। अतः खाना बनाने वाले बर्तन नीचे से कैसे बनाए जाते हैं? काले बनाए जाते हैं। नीचे से काले बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है सारी बातें? ठीक। अब इसी के ऊपर एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में कि अगर आपके पास कोई लाल गुलाब है, लाल गुलाब, तो लाल गुलाब को अगर हरे प्रकाश से देखा जाए, ग्रीन लाइट से देखा जाए, या उस पर ग्रीन लाइट डाली जाए, तो वो किस कलर का दिखाई देगा? कैसा? ब्लैक दिखाई देगा। अब कलर उसने चेंज कर दिया, नीला गुलाब है और नीला प्रकाश है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन खूब सारे एग्जाम में आ चुका, तो अपने को आंसर भी याद है। पर जरूर नहीं हमेशा यही पूछे, वो कोई सा भी कलर डाल देगा, कोई से भी कलर का गुलाब ले लेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, ट्रिक क्या है इसको? तो पहले क्वेश्चन लिखो, एक लिखो। यदि लाल गुलाब को हरे कांच, लाल गुलाब को हरे कांच या हरे प्रकाश से देखा जाए,
हरे कांच या हरे प्रकाश से देखा जाए। नहीं, हल्का सा गर्म पानी भिजवा दो एक गिलास में। यदि लाल गुलाब को हरे कांच या हरे प्रकाश से देखा जाए तो वह दिखाई देगा, तो वह दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये था लाल गुलाब, और वो देखना चाह रहा है कौन से प्रकाश से? हरे प्रकाश से। ठीक है, अब अपन ट्रिक समझ लेते हैं कि कोई सा ही गुलाब और कोई सा ही प्रकाश डाल दे तो कैसा दिखेगा। तो इसको सोल्व करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक लिखो पहले, या कॉन्सेप्ट कुछ भी लिख लो। लिखो, वस्तु वस्तु जिस रंग की है, वस्तु जिस रंग की है वह उसी रंग की, उसी रंग की तभी दिखाई देगी, उसी रंग की तभी दिखाई देगी जब उस पर, जब उस पर या तो, जब उस पर या तो श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश गिराया जाए, जब उस पर या तो श्वेत प्रकाश गिराया जाए या उसी रंग का, या उसी रंग का प्रकाश गिराया जाए, या उसी रंग का प्रकाश गिराया जाए जिस रंग की, जिस रंग की वह वस्तु है। अन्यथा, अन्यथा वह काली दिखाई देगी, अन्यथा वह काली दिखाई देगी। ठीक है, पढ़ो इसको, क्या समझ में आया? मन में पढ़ना, मन में पढ़ो एक बार, क्या है इसका मतलब? लिख लिया? पढ़ लिया? समझ आया क्या कहना चाह रहा है? कॉन्सेप्ट सिंपल सा एक है, ट्रिक एक है कि वस्तु जिस रंग की है वह उसी रंग की तभी दिखाई देगी जब दो कंडीशन हो। जब उस पर या तो वाइट लाइट गिराया जाए या उसी रंग का प्रकाश गिराए जिस रंग की वस्तु है, मतलब रेड। तो इन दोनों कलर में वो कैसे दिखाई देगी? जिस रंग की है उसी रंग की दिखाई देगी। और इसके अलावा कोई सा ही कलर डाल दो आप, कैसी दिखेगी? तो इन सब में वो ब्लैक दिखाई देगी। ट्रिक समझ आ गई? बोलो। तो अब वो क्वेश्चन कितना ही घुमा दे, अब वो बोलता है कि मैंने पीला गुलाब लिया, येलो, पीला गुलाब लिया, उस पर वाइट डाला, कैसा दिखेगा? पीला। और पीला डाला तो, लेकिन येलो में पीला ही दिखेगा। ठीक है, बाकी सब में कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। बात समझ में आई? तो कोई सा ही गुलाब हो, कोई सा भी प्रकाश हो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई क्या? अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ब्लैक। उस क्या बोल रहा है? कौन सी वाली? इसके ऊपर ग्रीन प्रकाश डालें तो क्या आएगा? ये तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या आएगा उसका आंसर? ब्लैक आएगा। लाल गुलाब, लाल में और वाइट में कैसा रहेगा? लाल। बाकी सब में ब्लैक। आ गया समझ में? उसका आंसर लिख लो, और बनाना चाहो तो ऐसे बना लेना, सबसे बढ़िया, कि वाइट और रेड में ये लाल दिखेगा, बाकी सब में ब्लैक दिखेगा। थैंक यू।
चलिए, लिख लिया? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक हुआ आपके प्रकाश के सामान्य गुण, कि प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो आगे जब अपन परावर्तन अपवर्तन पढ़ेंगे तो वहाँ 2-3 वर्ड्स आएंगे, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति। ठीक है, तो ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है? तो लगाओ हेडिंग। इसको लिखते किससे हैं? इस सिंबल से। इसको क्या बोला जाता है? लैम्डा बोला जाता है। लगाओ हेडिंग। चलो अब लिखना बंद करो, बोर्ड पे ध्यान दो। आपको कल मैंने एक बात बताई थी, तरंग जो चलती है, अनुप्रस्थ तरंग कैसे चलती है? ऐसे चलती है, श्रृंग और गर्त के रूप में। तो श्रृंग कौन से वाले भाग है? ऊपर वाले भाग श्रृंग है, श्रृंग। और ये वाले भाग गर्त। ये वापस, ये वापस। श्रृंग को कहते हैं क्रस्ट, गर्त को कहते हैं ट्रफ। तो दो क्रमागत श्रृंग हों या दो क्रमागत गर्त हों, उनके बीच की दूरी क्या है? लैम्डा। तो क्या बोलते हैं? दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। तो समझने वाली बात क्या है कि तरंग दैर्घ्य मुख्यतः होती क्या है? तरंग दैर्घ्य एक प्रकार की दूरी है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को नापते किस में है? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसकी मेन यूनिट कौन सी है? ये है। आपको कोई पूछे तो आंसर ये देना है कि तरंग दैर्घ्य को किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। क्या नापा जाता है? तरंग दैर्घ्य। मिली, मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻3। ठीक है, ये होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। नैनो नहीं लिखा, कोई बात नहीं। नैनोमीटर और पिकोमीटर। नैनो का मतलब बताओ? नैनो का मतलब 10⁻⁻9। और पिको का मतलब बोलो? 10⁻⁻12। मतलब अगर आपसे वो पूछे कि एक नैनोमीटर में कितने मीटर, एक नैनोमीटर में कितने मीटर, तो नैनो का मतलब आपको बता दिया अभी। नैनो की वैल्यू लिख दो 10⁻⁻9। तो एक नैनोमीटर में कितने मीटर? तो ऐसे ही एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर? बोलो। ऐसे ही एक मिलीमीटर में कितने मीटर? समझ आ गया इसका मतलब? और ऐसे ही एक एंगस्ट्रॉम में कितना? 10⁻10 मीटर। तो ये कुछ कन्वर्जन याद रखना, ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य में तो कुछ भी नहीं, बेसिक बात याद रखनी है कि तरंग दैर्घ्य एक प्रकार की दूरी है और तरंग दैर्घ्य को मुख्यतः किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। क्लियर ये बात? फिर एक आएगा आवृत्ति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। किससे लिखेंगे? एन से भी लिख सकते हैं, एफ से भी लिख सकते हैं, और इसके लिए न्यू से भी लिखते हैं। ठीक है, अब आवृत्ति का मतलब क्या है? जैसे आपके पास कोई स्केल है, स्केल को आपने एक तरफ से फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ इसके ऊपर फोर्स लगाओ, तो जब छोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा थोड़ी देर तक। तो 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं?
उसकी संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। कोई साइकिल है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है वो, उसका पहिया, वो उसकी क्या है? आवृत्ति है। तो आवृत्ति का मतलब होता है यूनिट टाइम के अंदर उसका रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति। ठीक है, अपन जैसे रोड पे खड़े हैं, कोई 3 नंबर की बस जैसे बहुत बार आती है, हर 10-15 मिनट में आ रही है, तो अपन क्या कहते हैं, इस रूट पर 3 नंबर बस की क्या ज़्यादा है? फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रिक्वेंसी मतलब बार बार आ रही है, रिपीटेशन बार बार हो रहा है। ठीक है, आप बालकनी में बैठे हो, कोई बार बार चक्कर लगा रहा है, तो अपन क्या कहते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत है भैया। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब है रिपीटेशन एक तरह से। तो 1 सेकंड में या प्रति सेकंड, या प्रति सेकंड की जगह सिंपल सा लिख दो, 1 सेकंड में होने वाले किसकी? कंपनों, या साइकिल है, पहिया है तो चक्करों, और घड़ी है तो दोलनों की संख्या। दोलन समझते हो? घड़ी का पेंडुलम होता है, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया और फिर वापस यहाँ आया, तो एक दोलन कंप्लीट होता है। दोलन को क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। एक कंपन या चक्कर या दोलन की जो संख्या होती है 1 सेकंड में, उसको अपन क्या कहते हैं? आवृत्ति। तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? आवृत्ति F बराबर होगी 1/T, क्योंकि 1 सेकंड में होने वाले हैं तो डिवाइड बाय सेकंड। तो ये तो इसका फॉर्मूला है। यूनिट बता सकते हो क्या इसकी? 1/, समय की यूनिट, T क्या है? तो समय की यूनिट, इसको मैं सेकंड इनवर्स भी लिख सकता हूँ क्या? और इसी का एक नाम और होता है हर्ट्ज। ये एग्जाम में खूब बार आ चुका। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। ठीक है, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। चलिए, अब इन दोनों के बीच का संबंध कैसा है, तो ध्यान रखना। इसको मैं न्यू भी तो लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो संबंध होता है न्यू बराबर C/λ। ठीक है, न्यू बराबर C/λ। न्यू क्या है? आवृत्ति है। C क्या है? प्रकाश का वेग है। कितना था? लेकिन ये कहां पर है? निर्वात में। और लेमडा क्या है? तो न्यू और लेमडा में संबंध कैसा है? बोलो। मतलब यदि किसी का लेमडा कम है तो उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। ये जरूरत पड़ेगी अभी जब आगे पढ़ाऊंगा आपको कि खतरों के निशान लाल रंग के क्यों बनाते हैं। ठीक है, किसी वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारा तो बताओ कौन सा रंग सबसे तेज गति से बाहर निकलेगा, तो वहां पर ये काम आएगा आपके। ठीक है, चलिए, एक संबंध आपने ये देखा होगा, V बराबर N λ। V है वेग, N क्या है? आवृत्ति, लेमडा क्या है? तरंग दे रही है। इससे क्या समझ में आ रहा है? V समानुपाती लेमडा। जिसका लेमडा ज़्यादा उसका वेग ज़्यादा। ये क्वेश्चन में काम आएगा, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? कौन से कलर का? रेड का होता है। तो रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है तो उसका वेग भी सबसे ज़्यादा होगा। तो खतरों के निशान लाल क्यों बनाते हैं? क्योंकि लाल रंग आप तक तेज़ी से आएगा, तेज वेग से आएगा, ताकि बहुत दूर से आपको दिख जाए। तो अभी समझने की कोशिश करेंगे इसको। ये सारी बातें समझ में आ गई? फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, सीधी सी बात है, फॉर्मूले से संबंध काम आएंगे। अब क्वेश्चन कैसे आता है? एक होता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत या प्लांक का सूत्र। वो बोलता है E बराबर h/ν। ऊर्जा जो होती है वो आवृत्ति के क्या है? ऊर्जा जो होती है वो आवृत्ति के क्या होती है? समानुपाती होती है। H यहाँ पे किसका सूत्र है? प्लांक नियतांक है।
इस प्लांक नियतांक जो है इसका मान कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। बहुत बार एग्जाम में ये प्लांक नियतांक का फॉर्मूला पूछते हैं कि प्लांक नियतांक का यूनिट क्या है, जूल इंटू सेकेंड है। अब देखो इससे आपको क्या क्या बातें समझ में आई। इससे आपको ये समझ में आई कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा उसकी ऊर्जा ज़्यादा। तो अब पूरे को मैं मिला के लिख देता हूँ। देखो सार क्या है, आपको सार जो पूछेगा वो क्या है कि जिसका लेमडा कम है या सीधा से लेमडा और आवृत्ति, लेमडा और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है क्या, ठीक है ना। न्यू बराबर सी बाई लेमडा, तो लेमडा और न्यू एक दूसरे के समानुपाती है। न्यू और एनर्जी एक दूसरे के समानुपाती है। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जिसका लेमडा होगा कम उसकी आवृत्ति होगी ज़्यादा और उसकी ऊर्जा भी होगी ज़्यादा। ये काम की बात है। तो आपको कोई पूछे सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस कलर की होती है, बताओ। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस कलर की होती है, जिसका लेमडा सबसे कम हो। वॉयलेट कलर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, बैंगनी की, ठीक है। तो ये कैसे काम में आएंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले एक बार इतना लिखो, लिखो चेंज करें। चलो लिखो आगे।
लिख लिया? चलो आगे लिखो। हटाएं? चलिए आगे लिखो। लिख लिया? उस वाले को लिख लेने दो। नया आया अभी। हो गया ना एक बार तो? लिखना बाकी है क्या? क्लिक कर लो इसको, जिसने नहीं लिखा हो क्लिक। अरे रुक जाओ।
लिख लिया? चलो लिखो, इसमें न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे आएगा? आगे और है क्या? चेंज कर दें? लिखो, जल्दी लिखो। नहीं लिखा? आज इतना धीरे कैसे लिख रहे हो? लिख लेने दो, उस बालक को लिख लेने दो। लिख, जल्दी लिख। लिख लिया? चलो, लिखा? पहले नहीं पढ़े? कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा उससे। ये तो याद करने हैं, समझने नहीं है। ये चिन्ह तो याद रखने पड़ेंगे। अब जैसे E बराबर एच सी अपॉन लेमडा है, ये समझना नहीं है, याद रखना है, फॉर्मूला है। मैं बताता हूँ क्या काम आएगा, वो सुनो। लिख लिया? चलिए, देखो न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तो सबसे इजी क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा। क्या पूछा है आपको? तरंग का तरंग दे रही है, लेमडा दे दिया क्या? बोलो। 2 एंगस्ट्रॉम। क्या क्या पूछी है? उसकी आवृत्ति और ऊर्जा पूछी है, न्यू पूछा है और एनर्जी पूछी है। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप ये देखो डाटा क्या क्या दे रखे हैं, पूछा क्या है, तो उसका फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो अगर आपके पास लेमडा दे रखा है तो क्या आप ऊर्जा निकाल सकते हो? तो देखो E बराबर एच सी बाई लेमडा, ये फॉर्मूला था क्या?
लिखा था क्या, इधर देखो, E बराबर एच न्यू था ना। अब न्यू का फॉर्मूला आपने अब इधर लिखा है सी बाई लेमडा, तो मैं इस न्यू की जगह सी बाई लेमडा लिख दूं, तो फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ऐसे ऐड कर लो आगे चाहो तो, कि E बराबर एच न्यू भी सही है, E बराबर एच सी बाई लेमडा भी सही है। ये कैसा है, समझ में आ गया। आपने क्या किया, इस न्यू का मान रख दिया यहाँ पे सी बाई लेमडा। ऐड कर लिया वहाँ पे। चलिए अब देखिए बोर्ड पे, तो E बराबर एच सी बाई लेमडा, तो इसमें आपको एनर्जी निकालनी है। H का मान पता है, फिक्स है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सेकंड, पर सेकंड नहीं है। C क्या होता है, प्रकाश का वेग, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा, लेमडा दे दिया उसने 2। अब 2 एंगस्ट्रॉम लिखोगे, तो यहाँ तो चल रही है लंबाई मीटर में, यहाँ एंगस्ट्रॉम में, तो इस एंगस्ट्रॉम को भी किस में बदलो, मीटर में। कैसे बदलेंगे, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है, और सेकंड से सेकंड कट गया, बचा क्या, और एनर्जी किस में आती है, तो आपको एनर्जी किस में मिल जाएगी, जूल में, ठीक है। समझ आ गई बात। तो आपको एनर्जी निकालने के लिए अब कुछ नहीं करना, गुणा भाग करना है 2 से। इसको 6.62 को 6.6 ही ले लो लगभग, तो ये कितनी बार कटा, 3.3, तो 3.3 इंटू 3 इंटू, अब 10 की पावर को सेट करो, -34 और प्लस का 8 कितना हुआ, माइनस का 26, माइनस का 26 और ये माइनस का 10, माइनस का 10 भी ऊपर गया तो प्लस का 10, तो माइनस का 26 और प्लस का 10 कितना आया, माइनस का, यही आएगा क्या, और यूनिट क्या आएगी। अब इसको गुणा भाग करना आता ही है, कितना आया, 9.9, लगभग इतना आ जाएगा, -16। कुछ नया नहीं है, बस केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, गुणा भाग करना है। इससे तो क्या निकला, एनर्जी। अब और क्या निकालना था, तो न्यू आप खुद निकाल लोगे। न्यू का फॉर्मूला क्या है, सी बाई लेमडा। सी कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो आप देखो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो 1/सेकंड में क्या मिल जाएगी आपको, आवृत्ति। तो इसको सोल्व कर लेना, कर ही लो, क्या है इसमें, ये कितना आया, 1.5 इंटू 10⁻⁻10 ऊपर गया तो प्लस का 10, प्लस का 10 और प्लस का 8, और 1/सेकंड, 1/सेकंड को क्या कह सकते हैं, ठीक है। ये किसका आया, न्यू। कर लोगे, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये मान के चलना, केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। लिखो, और मैं तो कह रहा हूँ इसको देख के मत करो, खुद से करो गुणा भाग, इसको क्या देख के करोगे। पता ही नहीं किसकी, अच्छा विकास से पढ़ा रहे हैं। पांडेसरी कंप्लीट, अच्छा फर्स्ट वाला कंप्लीट। आज, कल,
लिख लिया? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? सबसे पहली बात आपको पूछेगा कि इनमें तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या है। तो एक तो ये ध्यान रखना है, इनमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? वॉयलेट का मिनिमम होता है। फिर इससे ज़्यादा ज़्यादा रेड का क्या होता है? मैक्सिमम। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, 7 रंगों में सबसे कम तरंग दैर्ध्य कितना? वॉयलेट का है, और सबसे ज़्यादा रेड का है। अगर वेग पूछे आपको, वेग नहीं आवृत्ति पूछे पहले, तो आपको पता है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध कैसा था? तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध कैसा है? उल्टा है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है उसकी आवृत्ति कम, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तरंग दैर्ध्य कम है इसका, तो इसकी आवृत्ति मैक्सिमम होगी। फिर कम कम, और सबसे लास्ट में इसकी क्या होगी? मिनिमम होगी। इन दो बातों में कोई दिक्कत? ठीक है। क्रम पूछे आपको वेग का क्या रहेगा, तो वेग का क्रम क्या होता है? कहाँ भाग गया वेग? ये रहा, ये रहा। जिसका लेमडा ज़्यादा होगा उसका वेग ज़्यादा होगा, जिसका लेमडा ज़्यादा उसका वेग ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा वेग किसका? रेड का वेग सबसे ज़्यादा होगा क्या? तो इसका वेग मैक्सिमम, फिर कम कम, और सबसे कम किसका? ठीक है। एक वर्ड आएगा आपके पास विचलन, इंग्लिश में बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन या विचलन का मतलब क्या होता है पहले तो ये सुनो। जैसे ये आपकी कोचिंग है, ठीक है, और ये आपका घर है, होम। अब पढ़ने वाले बच्चे कोचिंग से सीधा घर पहुंच जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे, अपना काम करने लग जाएंगे। नहीं पढ़ने वाले कुछ अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, फिर घर जा रहे हैं, कुछ घर जा ही नहीं रहे, कहीं और ही पहुंच गए। इसको कहा जाता है विचलन, कि आपका पथ तो ये था जिस पे आपको आना था, पर अपने पथ से भटकना। तो जितना स्ट्रेट पथ से दूर जाएगा विचलन उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे कम विचलन किस में है? जो सीधा आ रहा है, इसमें विचलन क्या है? न्यूनतम। कहते ना घर वाले, छोरे को भेजा तो पढ़ने के लिए था, विचलित हो गया, ठीक है ना, अपने मूल पथ से भटक गया। विचलन का मतलब क्लियर? तो विचलन जो होता है वो लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती है। जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसका विचलन कम। तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका? तो रेड का विचलन क्या होगा? मिनिमम होगा। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा? ये 4 क्रम समझ में आए क्या? ठीक है। इसी में ऊर्जा का क्रम में लिख दूं। अब ऊर्जा का क्रम आप बताओगे, सबसे ज़्यादा किसकी, सबसे कम किसकी? ऊर्जा किस पे निर्भर कर रही है? ऊर्जा लेमडा से भी देख सकते हो, जिसका लेमडा कम उसकी ऊर्जा ज़्यादा, या फिर इससे देख लो जिसकी आवृत्ति ज़्यादा उसकी ऊर्जा ज़्यादा। तरंग दैर्ध्य याद है तो तरंग दैर्ध्य, जिसका तरंग दैर्ध्य कम उसकी ऊर्जा ज़्यादा। तरंग दैर्ध्य कम सबसे किसकी? इसकी तरंग दैर्ध्य कम है तो इसकी ऊर्जा मैक्सिमम, तो इसकी क्या है? मिनिमम। ठीक है। तो बहुत बार तो एग्जाम में कैसे बोल देता है, रेड ब्लू ग्रीन प्राथमिक कलर है क्या, इनको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जमाओ। बताओ सबसे ज़्यादा ऊर्जा? बता दोगे किसकी होगी सबसे ज़्यादा ऊर्जा?
सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी? जो इधर वॉयलेट की तरफ होगा। तो रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा ब्लू की, उसके बाद ग्रीन की और सबसे कम रेड की। और इसमें वो तरंग दैर्ध्य का क्रम पूछ ले, इन तीनों में तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी? रेड की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की। इन्हीं में पूछ ले सबसे ज़्यादा वेग किसका? सबसे ज़्यादा वेग किसका? तो रेड का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का। समझ में आया? हाँ, ऊर्जा का एरो गलत है। अच्छा सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम ये लिखा है तो फिर कम 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 और कम, ठीक है, वो गलती से गलत लगा दिया। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? बोलो। तो ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे आता है वहाँ पे एग्जाम में कि भाई खतरों के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य है सबसे ज़्यादा, लाल रंग का वेग भी होगा सबसे, और लाल रंग का विचलन होगा सबसे कम। बात समझ में आई? तो इससे होगा क्या, जैसे दो ट्रेन आ रही है, ये दो ट्रेन आ रही है, अब एक व्यक्ति वॉयलेट कलर का झंडा लेके खड़ा है, एक रेड कलर का, और यहाँ पटरी टूटी हुई है। तो ये जो ड्राइवर गाड़ी चला के ला रहा है, तो ये दोनों झंडे दिखा रहे हैं ताकि इनको मालूम पड़ जाए। अब ये वॉयलेट झंडा दिखा रहा है, एक रेड झंडा दिखा रहा है। ड्राइवर को सबसे पहले कौन सा कलर नजर आएगा? रेड। क्यों? लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे, उससे क्या हुआ, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा, तो लाल का वेग सबसे ज़्यादा, ये तुरंत निकलेगा, और ज़्यादा वेग से निकलेगा तो इसको बहुत जल्दी दिखाई देगा। जबकि वॉयलेट का वेग कम है सबसे, धीरे 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 जाएगा, तो इसको बहुत लेट दिखाई देगा, जब तक गाड़ी आ जाएगी। लाल रंग का विचलन न्यूनतम है, विचलन न्यूनतम होगा तभी तो सीधा जाएगा। वॉयलेट का विचलन सबसे ज़्यादा है, धीरे धीरे डोलता डोलता जाएगा, जितने में गाड़ी आ जाएगी। तो ये सभी गुण है जिसकी वजह से लाल रंग के हम क्या बनाते हैं? सिग्नल। समझ में आई? क्योंकि लाल रंग का वेग सबसे ज़्यादा है, विचलन सबसे कम है, तो आप तक बहुत जल्दी पहुंचता है, और जल्दी पहुंचेगा तो आपको जल्दी दिखाई देगा, आप इजीली ब्रेक लगा लोगे। समझ आ गई बात? इसलिए कहते हैं भाई खतों के सारे निशान किस रंग के हैं? लाल रंग के हैं। देखना जनरल लैंग्वेज में, आप जनरल डेली लाइफ में भी यही देखते हो कि सारे खतरों के निशान किस कलर के बनाते हैं? रेड कलर के। देखना दुल्हन कोई है, उसको बिंदी भी कैसी? लाल। सिंदूर भी कैसा? जोड़ा भी कैसा उसका? दूर से दिख जाए भाई आ रही है, तो आप दूर से पहचान लो भाई आ रहा है खतरा। तो जितने भी खतरों के निशान है लाल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लिखो, ये बढ़ाओ, लिखो जल्दी लिखो।
लिख लिया? चलो लिखो। लिखो सभी खतरों के निशान, सभी खतरों के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। सभी खतरों के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, बताओ न्यूनतम या अधिकतम? अधिकतम। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम, कोमा वेग, वेग क्या है? अधिकतम, मैक्सिमम। तथा विचलन, डेविएशन क्या है? न्यूनतम है। विचलन न्यूनतम है। ठीक है, ये कुछ बातें आपको यहाँ से पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, नया टॉपिक। अब प्रकीर्णन का मतलब क्या है समझो। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। जैसे एग्जाम में टफ पेपर आ गया, तो हम टफ पेपर देख के फैल जाते हैं। वैसे ही प्रकाश धूल के कणों से टकरा के फैलता है। तो प्रकाश का धूल के कणों से टकरा करके फैलने की घटना क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक है, तो प्रकाश जब भी धूल के कणों से टकराएगा, फैल जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, ये घटना प्रकीर्णन कहलाती है। अब इसके 4 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो 2 घिसे पिटे आपको याद हैं। आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। किस घटना के कारण? प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि नीले की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, महासागरों का रंग कैसा दिखता है? नीला। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। क्या? कौन कर रहा है बताओ मुझे, क्योंकि आप लोग सबसे पीछे बैठे हो, आपको दिख रहा होगा कौन कर रहा है। अब सोचो, आप लोग पढ़ने आए और ऐसी हरकतें करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? चल रहा है? चलो डेफिनेशन लिखो जब तक। चल गया? मैक्सिमम लोगों को तो ये बोर्ड दिख रहा होगा ना, इसको देख लो। जिसको नहीं दिख रहा वो आगे आ जाओ। खूब जगह, पढ़ना ही चाहते हो तो यहाँ बैठ के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कर रहा है उसको करने दो। ये लिख लो, बोलूँगा तो आपको आवाज़ नहीं आएगी। डेफिनेशन लिख लो, ये लिख दी मैंने। डेफिनेशन लिख दी। प्रकाश का धूल के कणों से टकरा करके फैलने की घटना।
क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण पूछेगा आपको एग्जाम में, उदाहरण लिखो। आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखाई देना। जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है सुनने में देखने में, वो आगे आ जाओ। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, लिखो आगे। महासागरों का रंग नीला दिखाई देना। महासागरों का रंग नीला दिखाई देना। लिखा? ये तो दो हैं बहुत पुराने क्वेश्चन जो बचपन से आप अब तक पढ़ रहे हो। आजकल क्या पूछा जाता है? आजकल पूछते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है? लाल दिखता है। कौन सी घटना है वो भी? प्रकीर्णन है। तो लिखो सूर्योदय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आकाश का रंग, आकाश का रंग कैसा दिखाई देना? लाल दिखाई देना। अरे सुनो, ये देखना पीछे कौन कनेक्ट कर रहा है बार बार में, कौन है पता पड़ा क्या? उसको रवाना करो, उसको कह तू बाहर टीवी सुधार, आराम से मैकेनिक की दुकान पे बैठ, इतना शौक है तो दूसरों को पढ़ने दे। फालतू एक दो जनों के चक्कर में पूरी क्लास परेशान होती है। इस बार कोई भी कट से दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा उसको रवाना करो। पिछली बार तो छोड़ दिया था क्लास में, इस बार मत करना। क्योंकि जिसको पढ़ना है ही नहीं उसको जबरदस्ती दया खा करके बिठाने से क्या मतलब है? दूसरे को और खराब करेगा वो फालतू। हमारे यहाँ गला खराब है तब भी हम चिल्ला रहे 2 घंटे ताकि इनको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, और ये पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे, मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं उसमें। लिखो तीसरा क्या लिखा था? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देना। और चौथा जो आजकल सबसे ज़्यादा बात पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकीर्णन नहीं होता। क्यों नहीं होता? धूल के कण नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है वहाँ पे, इसलिए। तो चौथा लिखो, अंतरिक्ष यात्री को, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग, यात्री, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ प्रकीर्णन नहीं होता। क्योंकि वहाँ प्रकीर्णन नहीं होता। ठीक है, ये हो गई प्रकीर्णन की बातें जो एग्ज़ाम में आपको पूछी जाती है। प्रकीर्णन के बाद नेक्स्ट है परावर्तन। यहाँ से ढंग से समझना आप। हेडिंग लगाओ रिफ्रैक्शन, परावर्तन। लिख लिया? ठीक है, अब परावर्तन क्या होता है सुनो पहले ढंग से, लिखना बंद करो, समझो। यहाँ से थोड़ी सी और डिटेल में आपको फिजिक्स पूछी जाती है। 2 वर्ड आते हैं, एक आता है ग्लास, एक आता है मिरर। इसको कहते हैं कांच, ये होता है। दोनों में डिफरेंस है क्या? बिल्कुल है। कांच कैसा होता है? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। लाइट आएगी तो पार होकर के चली जाएगी। जबकि मिरर क्या होता है?
एक सतह पे पॉलिश, उससे क्या होगा, लाइट आएगी तो उधर नहीं जाएगी, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी जहाँ से ये आई थी। तो ये घटना क्या है, परावर्तन। तो बचपन में डेफिनेशन क्या पढ़ी है, प्रकाश जिस माध्यम से आता है टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो ये घटना क्या है, परावर्तन। अब मुझे बताओ दर्पण क्या करते हैं, परावर्तन घटना प्रदर्शित करते हैं क्या, क्योंकि जिस लाइट को जिस माध्यम से आ रहा है वापस वहीं भेज रहे हैं। तो दर्पण किस घटना पर आधारित है, परावर्तन पे। एग्जाम में पूछा जाता है दर्पण परावर्तन पर आधारित है। दर्पण परावर्तन क्यों कर पाते हैं, क्योंकि एक सतह पे क्या होती है, पॉलिश, इसलिए लाइट दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती, वापस वहीं आ जाती है। जबकि जो कांच होते हैं वो परावर्तन कर सकते हैं क्या, उससे तो प्रकाश आर पार होकर दूसरी तरफ चला जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो जब प्रकाश निकलेगा तो टकरा के वापस उसकी आंख में जाएगा, तभी तो वो अपना प्रतिबिंब देख पाएगा। तो यहाँ से तो प्रकाश निकला तो आगे चला जाएगा, उसकी आंख में वापस गया क्या, तो उसको अपना प्रतिबिंब दिखेगा क्या। इसलिए कभी भी कांच में अपना प्रतिबिंब देखा नहीं जा सकता। कहाँ देखा जा सकता है, मिरर में। जबकि आप बोलते गलत हो, जाके अपना मुंह कांच में देख के आ। कांच में मुंह नहीं देखते, दर्पण में देखते हैं, क्योंकि दर्पण से लाइट जाएगी टकरा के वापस आपकी आंख में पहुंचेगी, इससे आपको आपकी आंख में क्या बनेगा, प्रतिबिंब। जबकि इससे तो लाइट बाहर चली जाएगी, तो आपकी आंख में कोई प्रतिबिंब बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो परावर्तन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रकाश जिस माध्यम से आता है टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो ये घटना क्या है, परावर्तन है। लिखो डेफिनेशन, लिखो, प्रकाश, प्रकाश जिस माध्यम से आता है, प्रकाश जिस माध्यम से आता है कोमा किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो यह घटना, तो यह घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। तो यह घटना परावर्तन कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। ठीक, अब ढंग से डायग्राम समझना। यह है दर्पण की सतह, किसकी सतह है, दर्पण की सतह, मिरर की सरफेस। यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा, ध्यान रखना। अधीनस्थ बोर्ड, पटवारी में, एलडीसी में, दोनों जगह न्यूमेरिकल पूछती है परावर्तन से। थ्योरी तो सबको याद है, घिसी-पिटी वही है जो याद है आपको, न्यूमेरिकल पूछा जाता है आजकल। तो सतह के लंबवत अगर कोई भी काल्पनिक रेखा होती है तो उसका नाम क्या दिया जाता है, उसका नाम दिया जाता है साइंस में अभिलंब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जैसे ये सतह है, इसके ऊपर अभिलंब कैसे होगा, इस तरह से। सतह ये है, लंबवत होगा अभिलंब। तो इस पे कितने अभिलंब हो सकते हैं, 2 या 4, अनंत हो सकते हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, और वो दिख रहे हैं क्या अभी आपको, इसलिए किससे दिखाया जाता है, डैश डैश से, कि रियल में है नहीं, इमेजिनरी है, कैसे हो सकते हैं। चलो, आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली कहलाती है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, आने वाली किरण बना रही है तो कोण का नाम, कौन सा कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यह है आपतन कोण। अब ये इधर जा सकती है क्या, इसके जाने का पाथ तो ये था, पर ये इधर कभी भी नहीं जा पाएगी। क्यों, क्योंकि इधर क्या है, पॉलिश। तो इस पॉलिश की वजह से ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से ये
आई है। ठीक है, तो ये घटना क्या है? परावर्तन। इसलिए किरण का नाम क्या दिया? परावर्तित किरण। ये दो बात समझ में आई। अब परावर्तित किरण इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसका नाम, ये जो कोण होगा उसका नाम परावर्तित किरण है, तो कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। इतनी बात क्लियर है? बोलो। तो चार टर्म बोली है मैंने कि सतह के लंबवत कोई भी रेखा वो क्या होगी? अभिलंब। अभिलंब पर आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण, वापस टकरा के जाने वाली परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। इतनी बातों में कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखने वाली बात यह कि आपतन कोण और परावर्तन कोण किस किस के बीच है। क्वेश्चन में गलती वो यही करवाएगा। तो आपतन कोण किस किस के बीच होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच होता है। और परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच होता है। इतनी बात क्लियर? ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट जो पूछता है यहां से, परावर्तन की घटना में जवाब देना। पहला पॉइंट, क्या माध्यम में परिवर्तन होता है? बोलो। नहीं होता? ठीक है, तो मुझे एक बात का जवाब दो। कल आपको मैंने पढ़ाया था प्रकाश का वेग, याद है? अलग अलग माध्यम में पढ़ाया था परसों। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है? करता है क्या? बोलो। नालायको करता है। हर माध्यम में अलग अलग लिखा है आपको। सबसे ज़्यादा किस में? निर्वात में। उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग है ना। अगर माध्यम पे निर्भर नहीं करता तो क्या लिखते हैं? सभी में बराबर लिखते हैं। सभी में बराबर थोड़ी लिखा है। गैस में ज़्यादा लिखा है, फिर द्रव में कम, फिर ठोस में और कम। मतलब अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है। मतलब प्रकाश का चाल या प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। अब मुझे बताओ, यहाँ माध्यम बदला क्या? अरे बोलो। तो क्या प्रकाश का वेग बदलेगा क्या? तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? ये लाइन समझ में आई? ये आते हैं वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन, परावर्तन के बारे में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? इसमें ये बदलता है और वो बदलता है और वो बदलता है, क्या बदलता है? तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। वेग तरंग दैर्ध्य पे निर्भर कर रहा था क्या? जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसका वेग ज़्यादा। यहाँ तो तरंग दैर्ध्य नहीं बदल रहा, तो वेग भी बदलेगा क्या? नहीं। तो ना वेग बदलता है ना तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन भी नहीं होता। आई क्या बात समझ में? तो ये दोनों चीज़ें क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि माध्यम नहीं बदल रहा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें किस पे निर्भर करती हैं? माध्यम पे निर्भर करती है। और एक और चीज़, आवृत्ति। आवृत्ति में भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आवृत्ति तो माध्यम पे निर्भर करती नहीं है, तो आवृत्ति वैसे ही नहीं बदलती। तो बताओ, परावर्तन में इनमें से क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदल रहा? माध्यम नहीं बदल रहा। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए फिर अगली बात आती है परावर्तन के नियम की। परावर्तन के नियम क्या हो गया? परावर्तन के नियम तो पहला नियम तो बिल्कुल फर्जी सा नियम है। क्या क्या? तीन चीजें। एक तो आपतित किरण। कौन सी किरण? दूसरा परावर्तित किरण। और तीसरी चीज क्या है? अभिलंब। तीनों एक ही माध्यम नहीं, एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, तभी इनको आराम से प्लस माइनस कर सकते हो आप। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा था वापस उसी माध्यम में लौट गया, तो ना तो वेग बदला, ना तरंगदैर्घ्य बदली, ना कोण बदला, कुछ नहीं बदलता। तो कोण आई
और कोण आर क्या होते हैं? तो ये क्वेश्चन खूब बार आ चुका कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ आया? तो पहले इतना लिख लो, डायग्राम बनाओगे, फिर ये लिखोगे, फिर परावर्तन के नियम लिखोगे। देखो जल्दी से डायग्राम बनाओ सही से। हाँ क्या क्या हुआ? बढ़िया है। पढ़ ले, ज़्यादा मत बोल, तेरा काम नहीं है ये बोलना। औरों के लिए छोड़ दे ये फालतू की बातें, पढ़ ले तू। सारा लिख लो। कर ली कॉपी? लिखाओ जल्दी लिखाओ।
चित्र वापस समझाऊं? लिख तो लिया। ये दर्पण की सतह, ये लंबवत लाइन क्या है? अभिलंब। अभिलंब पर आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण। इधर आ नहीं सकती तो ये टकरा के वापस उधर ही चली जाएगी। परावर्तन हुआ तो परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। बस, ठीक है, बहुत है, कल पढ़ेंगे।